जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी क्लासें बीच में कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गई थी। अब आज से आपकी क्लासें फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं रेगुलरली। आपकी डेली क्लास आपकी एसएसटी की होगी और सीडीपी की क्लास डेली होगी। और कुछ ही दिन में आपकी हिंदी और ईवीएस की भी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपकी क्लासों को रेगुलर कराएंगे, जिससे आपको रीट परीक्षा को पास करने में आसानी हो सके। यदि अभी तक आप जो भी लोग अभी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी तैयारी सुगम हो सके। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगा ये है, राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प नंबर पहला ही सही है। लेकिन और विकल्प देख लेते हैं। ये गुजरात कहाँ पे स्थित है? गुजरात गुजरात में कौन सा स्थित है? गुजरात में धौलावीरा स्थित है, एक रंगपुर स्थित है। ये दो गुजरात में स्थित है। और मध्य प्रदेश में भीमबटका स्थित है, स्थल स्थित है। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी के तट पर लड़ा गया? बिल्कुल नहीं। कावेरी नदी के तट पर लड़ा गया? नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया? ये भी नहीं। पारुशली नदी के तट पर लड़ा गया? बिल्कुल सही। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पारुशली नदी के तट पर लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर दो का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन। हरियाणा प्रांत चित्रधूसर मृत भांड स्थल किस स्थल स्थान पर हाल ही में किए गए उल्लेखनीय प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि हरियाणा में स्थित है। तो ये इसमें भगवानपुर होगा। भगवानपुर स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। और देख लेते हैं हस्तिनापुर का भी देख लेते हैं। हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और कुरुक्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश, ये कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन का विकल्प नंबर दो बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्टीजर ने पार्टीजीटर ने लिया था? बिल्कुल नहीं। एसी दास ने लिया था? ये भी नहीं लिया था। बीजी तिलक ने लिया था? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चार का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो आपके संस्कृत भाषा में की गई? बिल्कुल नहीं की गई। पाली भाषा में की गई? बिल्कुल सही। अर्धमगधी भाषा में? बिल्कुल नहीं। प्राकृत भाषा में? ये भी नहीं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई। क्वेश्चन नंबर पांच का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छह। किस मुगल संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीन संगम का आयोजन किया गया? चेर के उसमें किया गया है? बिल्कुल नहीं। चोर के भी उसमें किया गया है? बिल्कुल नहीं। पांड्य के वेशन में किया जा रहा है? बिल्कुल सही। ना ही पल्लव के वेशन में किया गया है। पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीन संगम का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर छह का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? पहला विकल्प देखते हैं। लोहावा अभिलेख से भी मिलती है? बिल्कुल सही। और विकल्प देख लेते हैं। बांसखेड़ा अभिलेख? बिल्कुल नहीं। हाथी गुफा अभिलेख से भी नहीं मिलती है। ना ही हुएन सांग के वर्णन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर सात का विकल्प नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हाल अभिलेख से मिलती है। आगे नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? उर्दू भाषा थी? बिल्कुल नहीं थी। फारसी भाषा थी? बिल्कुल सही। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर आठ का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ना हिंदी थी और ना ही अरबी थी। अगले नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत तुकाराम के द्वारा फैला है? बिल्कुल। अगला विकल्प देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर द्वारा? बिल्कुल सही। समर्थ गुरु रामदास द्वारा? बिल्कुल नहीं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर नौ का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, संत ज्ञानेश्वर। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी? बिल्कुल नहीं।
अकबर ने बनवाई थी, बिल्कुल नहीं। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, बिल्कुल सही। भारत में जो है ग्रैंड ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन काम किया था, बिल्कुल नहीं किया था। अगला विकल्प देखते हैं, मौर्य के अधीन किया था, बिल्कुल सही। चोलों के अधीन किया था, बिल्कुल नहीं। चेरों के अधीन किया था, बिल्कुल नहीं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्य के अधीन काम किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, बिल्कुल नहीं थे। दादा भाई नौरोजी थे, ये भी नहीं थे। आरसी दत्त थे, बिल्कुल सही। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नहीं थे। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत के प्रवर्तक आरसी दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ये तो नहीं स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही। यही हो जाए क्वेश्चन। और भी विकल्प देख लेते हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी नहीं हुआ। विधानमंडल के लिए सहकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत, बिल्कुल सही। और भी देख लेते हैं। 1932 अधिनियम के तहत, बिल्कुल नहीं। 1936 अधिनियम के तहत, बिल्कुल नहीं। 1947 अधिनियम के तहत, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 अधिनियम के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, बिल्कुल नहीं। अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक विधायी शक्ति जो है अध्यादेश जारी करना है। और इससे भी देख लेते हैं, शायद इससे कोई सही उत्तर हो। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों की अनुमति देना, देता तो है लेकिन सबसे बड़ा अध्यादेश है। राज्य विधानसभा भंग करना, ये भी नहीं है इनका काम, ये मुख्यमंत्री का काम है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर 2 बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है, बिल्कुल नहीं है। वही समय जो भारतीय मानक समय का है, बिल्कुल सही है। मानक भारतीय मानक समय से पीछे है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर से होकर गुजरती है, बिल्कुल नहीं। दिल्ली से होकर गुजरती है, बिल्कुल नहीं। पटना से होकर गुजरती है, बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद से होकर जाती है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, मुंबई सबसे सूखा स्थान नहीं है, यहाँ कम काफी मात्रा में बारिश हो जाती है। दिल्ली, दिल्ली भी सबसे सूखा स्थान नहीं है। लेह, लेह सबसे सूखा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली जो है, दिल्ली सबसे प्रदूषित स्थान के अंतर्गत आ जाती है भारत में। और लेह सबसे सूखा स्थान के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले? तिलवाड़ा से मिले, बिल्कुल नहीं। बा बलोतरा से मिले, बिल्कुल नहीं। अहोरा से मिले, बिल्कुल नहीं। कालीबंगा से मिले, बिल्कुल सही। राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा स्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली की विशेषता है? बिल्कुल नहीं है। मारवाड़ शैली की विशेषता है? बिल्कुल नहीं। किशनगढ़ शैली की विशेषता है? ये भी नहीं होगा। बीकानेर शैली की विशेषता? बिल्कुल सही उत्तर है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन की कला का बीकानेर शैली की सबसे सही विशेषता मानी जाती है। अगले नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा में स्थित है? बिल्कुल नहीं। डेगाना में स्थित है? बिल्कुल सही। न ही मांडलगढ़ में स्थित है, न चौपासनी में स्थित है, चौपासनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में टंगस्टन की मात्र एक ही खान है जो डेगाना में स्थित है। अगले नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण मिश्रण थे? बिल्कुल नहीं। श्यामल दास थे? बिल्कुल सही। वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास जी थे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? पहला विकल्प देखते हैं। चित्तौड़ से गुजरती है, ये नहीं आंसर होगा। कोटा से भी गुजरती है, ये भी नहीं होगा। धावलपुर से भी गुजरती है, सिर्फ झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर गलत ही आंसर पूछा, नहीं गुजरती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चंबल नदी जो है झालावाड़ जिले से नहीं होकर गुजरती है। अगले नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में हुआ था? बिल्कुल सही आंसर है। अलवर में नहीं हुआ था, ना ही अजमेर में हुआ था, ना ही जोधपुर में हुआ था। ये सारे स्थल राजस्थान के ही अंतर्गत आते हैं। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास जयपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र का आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का राजनैतिक मानचित्र? बिल्कुल नहीं दर्शाएगी इस महाद्वीपों को व्यवस्थित तरीके से, ये उत्तर गलत हो जाएगा। विश्व का प्राकृतिक मानचित्र? ये भी नहीं दर्शाएगा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से। ग्लोब? बिल्कुल सही। सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से जो है महाद्वीपों को ग्लोब दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल सबसे उपयोगी होती है? बिल्कुल नहीं। संग्रहालय में रखी उपयोगी होती है? बिल्कुल नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे उपयोगी होती है? बिल्कुल सही। ड्राइंग उपकरण? बिल्कुल नहीं। उतना उपयोगी होती है लेकिन उतना उपयोगी नहीं होती है। सामाजिक विज्ञान में सबसे शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि बच्चा समाज में सुनकर और देखकर जितना अच्छा सीखता है उतना किसी भी प्रकार से उतना अच्छा नहीं सीखता है। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक अध्ययन से संबंधित सामायिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा? बिल्कुल दिया जा सकता है। प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया द्वारा? ये भी दिया जा सकता है। दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। उपयुक्त सभी के द्वारा दिया जा सकता है? बिल्कुल उपयुक्त सभी के द्वारा। ए भी द्वारा दिया जा सकता है, बी भी द्वारा दिया जा सकता है, सी भी द्वारा दिया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे? बिल्कुल सही पुकारते थे। कार्स्टन के नाम से पुकारते थे? बिल्कुल नहीं। और ना ही हड़प्पा के नाम से पुकारते थे। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगले नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? सिंधु से प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं सिंधु से प्राप्त हुआ। राखीगढ़ से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ से भी नहीं प्राप्त हुआ। दायमाबाद से प्राप्त हुआ? दायमाबाद से प्राप्त हुआ? बिल्कुल सही। हड़प्पा काल में तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? किन वर्गों पर प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बिल्कुल नहीं डाला। साहूकार और गुलाम के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बिल्कुल नहीं। योद्धा और व्यवसायियों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बिल्कुल नहीं। महिला और शूद्र के समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, प्रभाव डाला? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने
समाज के निम्न महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प 31 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल नहीं। महाजनपद काल में हुआ था? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन महाजनपद काल में हुआ था। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक थे? बिल्कुल नहीं थे। नसीरुद्दीन खुसरो थे? बिल्कुल नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी थे? बिल्कुल सही। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वो अलाउद्दीन खिलजी थे। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है? बिल्कुल नहीं। चेन्नई में स्थित है? बिल्कुल नहीं। मदुरई में स्थित है? बिल्कुल सही। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर देखते हैं हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था? बिल्कुल सही। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, मुमताज ने ही लिखा था, और ना ही जहां आरा बेगम ने लिखा था, और न ही रोशन आरा बेगम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलवाई? ग्रीक वासियों ने चलवाई? बिल्कुल नहीं। मौर्यों ने चलवाई? बिल्कुल नहीं। कुषाणों ने चलवाई? बिल्कुल सही। ए स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बहादुर शाह कौन था? अंतिम लोधी शासक था? बिल्कुल नहीं। अंतिम शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था? बिल्कुल नहीं। अंतिम मुगल शासक था? बिल्कुल सही। मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था? बिल्कुल नहीं। बहादुर शाह जो था अंतिम मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं इतिहास। क्वेश्चन नंबर 38 है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 2 कालखंडों में बांटा गया है? बिल्कुल नहीं। 5 कालखंडों में बांटा गया है? बिल्कुल नहीं। 3 कालखंडों में बांटा गया है? बिल्कुल सही। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिनमें से पहला कालखंड जो है प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है, और दूसरा कालखंड जो है आदि ऐतिहासिक काल के बारे में के नाम से बांटा गया है। तीसरा कालखंड ऐतिहासिक कालखंड के नाम से बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। हेरोडोटस को कहा जाता है? बिल्कुल सही। इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। जॉन मार्शल को जो है ये आदि ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है, और रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है। और इसमें एक नंबर है कर्साइल। कर्साइल को मध्य पाषाण काल के बारे में इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में दी थी। कर्साइल ने मध्य पाषाण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। अगले नंबर देखते हैं मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? यहाँ वह कैसे नहीं होगा, किसे कहा जाता है। क्वेश्चन तो टाइपिंग में गलत हो गया। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वह समय जिसमें मानव ने पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बिल्कुल सही आंसर है। आदि ऐतिहासिक काल गलत हो जाएगा। ऐतिहासिक काल ये भी गलत हो जाएगा। पाषाण काल ये भी गलत हो जाएगा। पाषाण काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है। अगले इसमें देख लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। मानव ने पढ़ना लिखना जानता था, लिखना तो जानता था, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई लिपि को अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना दोनों जानता था,
और वो उसके द्वारा लिखी गई सारी लिपियों को पढ़ा जा सका है। क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प नंबर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, बिल्कुल नहीं की थी। रॉबर्ट वुडफोर्ड ने 1863 में की थी, बिल्कुल सही। जॉन मार्शल ने 1863 में की थी, बिल्कुल नहीं। कर्साइल ने 1863 में की थी, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो। अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता माना जाता है। और जॉन मार्शल जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के जनक इनको माना जाता है। और करसाइल को जो है मध्य पाषाण काल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? करसाइल को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, बिल्कुल सही। रॉबर्ट वुडफोर्ड को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। जॉन मार्शल को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अभी हमने कर्साइल को भी डिस्कशन कर दिया है, रॉबर्ट वुडफोर्ड का भी डिस्कशन किया है और जॉन मार्शल का भी डिस्कशन करके आप लोगों को बता दिया है। अगले नंबर पर देखते हैं भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय किसके अधीन होता है? ये है संस्कृत ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का भारत जो आंसर होगा, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय संस्कृत मंत्रालय के अधीन होता है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मिलने वाली धातुओं के आधार पर नामकरण किसने किया था? ये थॉमस क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। मिलने वाली धातुओं के आधार पर नामकरण जो है भारत में थॉमस क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, लिखावट के आधार पर नामकरण जो है जॉन ब्रूस ने किया था। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पूरा पाषाण काल के चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? मैदमा की गुफाओं में, बिल्कुल नहीं दिखाया। भीमबटेका की गुफाओं में, बिल्कुल सही। पूरा पाषाण कालीन चित्र जो है भीमबटेका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मध्य पाषाण कालीन समय क्या है? पहला विकल्प देखते हैं 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही। अगला विकल्प देखते हैं 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, बिल्कुल नहीं। 9,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, ये भी नहीं होगा। और 14,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। और 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व ये नवपाषाण कालीन का समय है। और इसमें देखते हैं, अगर पहला देखते हैं, पूरा पाषाण कालीन का समय जो होता है 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय होता है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। सबसे ज्यादा पूरा पाषाण काल में मानव ने अपना समय व्यतीत किया। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, नव पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने और कब दी थी? मध्य पाषाण नव पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा जॉन लुबाक 1865। अगले नंबर पर देखते हैं सर्वप्रथम खेती करने के साक्ष्य कहाँ और कब मिले? सर्वप्रथम खेती करने के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले 7,000 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा एक पुरातात्विक स्थल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कोलडिहुआ कहाँ पर स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोलडिहुआ उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। अगले नंबर देखते हैं नवीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोलडिहुआ से मिले, बिल्कुल नहीं। दम दमदमा से मिली, बिल्कुल सही। चिरान से, बिल्कुल नहीं। मेहरगढ़ से, बिल्कुल नहीं। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिले और कोलडिहुआ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। दमदमा से नवीनतम प्राचीन सबसे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? लोहा है, बिल्कुल नहीं। तांबा, बिल्कुल सही। पीतल, पीतल भी नहीं।
सोना, सोना भी नहीं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। क्वेश्चन नंबर 55 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, बिल्कुल सही। मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ, ना ही नव पाषाण काल में हुआ, ना ही ताम्र पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तो हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, भीम बटेका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध थी? पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल नहीं। गुफाओं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध थी? बिल्कुल सही। संस्कृत के लिए प्रसिद्ध थी? बिल्कुल नहीं। भीम बटेका की गुफाएं गुफाओं में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है? बिल्कुल सही। गंगा घाटी में नहीं मिलता है, ना ही ताप्ती घाटी में मिलता है, और ना ही शारदा घाटी में मिलता है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? पहला विकल्प देखते हैं, भीमबटेका बिल्कुल नहीं। लोहरा देव, लोहरा देव से भी नहीं मिले। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी से हसनापुर, हसनापुर से नहीं मिले। इसमें आपके चारों विकल्प गलत हैं, और आपका सही विकल्प होगा मेहरगढ़, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले? बुर्ज होम में मिले हैं? बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश से नहीं मिले, ना ही मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, सवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया किस काल से शुरू हुई थी? पूरा पाषाण काल में शुरू हुई थी? बिल्कुल नहीं। मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी? बिल्कुल सही। सवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? गाय है? बिल्कुल नहीं। कुत्ता? बिल्कुल सही। बैल? बैल भी नहीं, ना ही हाथी है। कुत्ता मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर है, क्योंकि कुत्ता मानव के साथ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 62 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पूरा पाषाण काल में बिताया? बिल्कुल सही। मध्य पाषाण काल में बिताया? बिल्कुल नहीं। नव पाषाण काल में? बिल्कुल नहीं। और ना ही ताम्र पाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम जीवन अपना पूरा पाषाण काल में सर्वाधिक जीवन बिताया। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भीम बटेका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है? बिल्कुल नहीं स्थित है। पंचमढ़ी में स्थित? यहाँ भी नहीं है। सिंगरौली में स्थित? बिल्कुल नहीं। भीम बटेका की गुफाएं अब्दुल्ला राय सेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से मिले हैं? बिल्कुल नहीं मिले यहाँ से। कालीबंगा से मिले? यहाँ से भी नहीं। मेहरगढ़ से मिले हैं? बिल्कुल सही। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम खेती के प्रमाण भी मिले हैं 7000 ईसा पूर्व के। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 65 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बस्तर में स्थित है? बिल्कुल नहीं स्थित है। भोपाल में स्थित है? बिल्कुल सही। चेन्नई में स्थित? चेन्नई में भी नहीं स्थित। गुवाहाटी में भी नहीं स्थित। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था? बिल्कुल सही, जॉन मार्शल ने। दयाराम साहनी ने किया था? दयाराम साहनी ने नहीं किया था। चार्ल्स मेसन ने किया था? बिल्कुल नहीं। जेम्स कनिंघम ने किया था? बिल्कुल नहीं। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था, और दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की खोदाई की थी। अगली आज के क्वेश्चन इतने ही है। आपके क्वेश्चन आज के समाप्त हुए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके इस क्लास के बाद थोड़ी देर बाद आपकी सीडीपी की क्लास आएगी, और ईवीएस की क्लास आएगी शाम को। आपको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो लोग चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।